दर्शकों नमस्कार। साहित्य सृजन के एक और अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं इस कार्यक्रम को लेकर गुना शहर में। प्रदेश का ये गुना शहर अपने आप में एक महत्वपूर्ण शहर बन गया है। दरअसल बड़े व्यक्ति तो यहाँ रहा करते हैं और जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में विशेष सृजन किया है उन व्यक्तित्वों को हम खोज रहे हैं। हमारी खोज पूरी हुई है गुना के आदर्श नगर में मौजूद श्रीमान मधुर कुलश्रेष्ठ जी को खोजकर। मधुर कुलश्रेष्ठ जी हमारे साथ हैं। चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुलश्रेष्ठ जी। आपके नाम में मधुरता है, लेखन में विविधता है। ये अपने आप में एक विशेष संयोग है। मैं आपसे सिलसिलेवार प्रश्न पूछूंगा हमारे कार्यक्रम के लिए। हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि मधुर कुलश्रेष्ठ जी दरअसल बैंकर रहे हैं। पिछले दिनों उनका रिटायरमेंट हुआ है, लेकिन अब अगली जो पारी रहेगी वो और बेहतर रहेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। उम्मीद क्यों है ये आप जानेंगे आज हमारे कार्यक्रम के ज़रिए, क्योंकि मधुर जी ने बहुत ही मधुर लेखन किया है, बहुत ही खूबसूरत लेखन किया है और आपके लेखन में तमाम विविधता है जिसका मैंने जिक्र किया था। कैसे शुरुआत हुई एक बैंकर के तौर पर लेखन को अपनाना, कलम को साधना, ये आसान काम नहीं है, लेकिन ये हुआ है और इसके पीछे भी एक कहानी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जान लेता हूँ लेखन से किस तरीके से जुड़े, वो कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। मधुर जी, एज ए बैंकर एक लंबा समय आपने दिया है, लेखन किस तरीके से जुड़ा? मुझे वो वाक़या याद है जो ऑफ द माइक आपसे चर्चा के दौरान मालूम पड़ा था कि पिताजी जब शरीर छोड़ रहे थे तब कहीं ना कहीं आप संकल्पित हुए कि पिताजी की विरासत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन लेखन अपने आप में नहीं आता, उसके पीछे बहुत लंबा समय परिवार के संस्कार से लेकर आसपास की भाषा और आसपास का साहित्य काम किया करता है। अब आप बताइए लेखन से आप कैसे जुड़े? लेखन से एक्चुअल में जिस दिन हमारे पिताजी की मृत्यु हुई जी, उस दिन मेरे दिमाग में लाइनें आ रही थी जी, तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि आज मुझे मन में हो क्या रहा है। हम गुना में थे, पिताजी की डेथ हमारे नेटिव प्लेस छिबरामऊ में हुई थी। तो हम यहाँ से जा रहे थे, रास्ते पर कंपोजिंग चल रही थी, तो अजीब भी लग रहा था और ये हमें पता भी नहीं था कि पिताजी की डेड बॉडी वहाँ रखी हुई है। तो जैसे ही हम घर पहुँचे, उस टाइम मोबाइल वगैरह का ज़माना नहीं था, तो जा रहे थे, सूचना भी नहीं थी, वहाँ डेड बॉडी रखी। ये कब की बात रही होगी? ये 91 की बात है, 1991 में। उस दिन से लेखन की शुरुआत हुई। पिताजी विरासत में अपना लेखन हमें सौंप गए। फिर इसके बाद ये सामाजिक परिवेश और हमारा जो बैंकिंग परिवेश रहा उससे भी हमें लेखन में बहुत मदद मिली, क्योंकि चूँकि बैंक में रह के ग्रामीणों से हम रूबरू होते हैं, वसूली पे भी जाते हैं, तो एक जो ग्राउंड लेवल की स्थिति रही, जो सामाजिक परिवेश है जहाँ गरीबी है, विसंगतियाँ हैं, उनसे बहुत कुछ मुझे सहयोग मिला और उन्हीं की जो कहानियाँ वगैरह हुई वो हमने अपनी किताबों में और वही मैं हमारे दर्शकों को बताना चाह रहा था। आपके लेखन में जितनी विविधता है उतना आमतौर पर देखने को नहीं मिला करता है। आपने कहानी भी लिखी हैं, आपने व्यंग्य भी लिखे हैं, आपने कविताएं भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं, साथ में जासूसी नावल भी आपकी तरफ से आया है, जासूसी उपन्यास भी आया है। ये अपने आप में आसान काम नहीं है। ये सब कैसे हुआ? सबसे पहले तो आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा, चूँकि आप अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से आते हैं और गुना में स्थापित हुए हैं। मध्य प्रदेश को आपने अलौकिक किया है अपने लेखन से। ये कैसे संभव हुआ वहाँ से यहाँ पहुँचना? उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में हुआ था। पिताजी की सर्विस डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद था उस टाइम, आजकल कन्नौज हो गया है। वहाँ उनकी सर्विस थी, तो हमारी पढ़ाई वगैरह छिबरामऊ में हुई। उसके बाद MSc कानपुर से किया और नौकरी जब मध्य प्रदेश में लगी तो हमारी कर्मभूमि मध्य प्रदेश हो गई और जो कुछ लेखन में आया है वो हमारी कर्मभूमि का पूरा आया हुआ है। क्योंकि जन्मभूमि हमारी यूपी है और कर्मभूमि मध्य प्रदेश रही, तो पूरा लेखन मध्य प्रदेश की संस्कृति, यहाँ के रहने की विसंगतियाँ, जो भी कुछ आया है वो मध्य प्रदेश का आया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आप उस प्रदेश से आते हैं जो देश की संस्कार धानी के तौर पर जाना जाता है। फर्रुखाबाद एक ऐसा ज़िला जहाँ से बड़े साहित्यकार सामने आए हैं। एक और बड़े व्यक्ति तो हमारे साथ में है, हमारे लिए खुशी की बात है। शुरुआती दौर आप सर्विस में आए, पढ़ाई पूरी करने के बाद बैंकर बने और पिता के सामने वो संकल्प लिया। ये भी अपने आप में विशिष्ट है। होंगी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी कि लेखन से हम कैसे जुड़े, हमारे किसी क्षेत्र विशेष से हम कैसे जुड़े, लेकिन ये अपने आप में अनोखा है। पिता
जीवन छोड़ रहे थे और वहाँ संकल्प लिया गया कि अब मैं इनके कार्य को आगे बढ़ाऊंगा, उनकी विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। खूब है ये कहानी। इस खूब कहानी को और विस्तार देते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है आपका जो पहला संग्रह था वो रहा था आकाश अधूरा है। पहला संग्रह, पहली कोई भी चीज़ जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण रहा करती है। ये कैसे संभव हुआ? क्या था इसका विषय, क्या था और क्या सोच थी इसके पीछे? शुरुआत में ग्रामीण परिवेश में जो कुछ हमने देखा जी, उसको कलमबद्ध किया, रचनाएं इकट्ठी हो गई। फिर इसके बाद आदरणीय चतुर्वेदी जी से जो पुरानी मुलाकात थी, चर्चा हुई, उनके माध्यम से हमें एक प्रकाशक से बात हुई और ये संग्रह पब्लिश हुआ। और एक बार यात्रा जब शुरू हो गई तो फिर कारवां जुड़ता चला गया और आज मेरी 12 किताबें आ गई हैं, जिसमें विविधता भी है, जैसा कि आपने बताया ही है। सामाजिक परिवेश की कहानियाँ हैं उसमें। एक चूँकि विषय परिवर्तन के तौर पर एक मन हुआ तो एक जासूसी उपन्यास भी लिखा। हालांकि जासूसी है लेकिन उसमें भी सब सामाजिक परिस्थितियाँ आई हुई हैं जो आज के समाज में भ्रष्टाचार चल रहा है, अस्पतालों में डॉक्टर्स तमाम तरह की, मतलब जो सामाजिक विसंगतियां हैं उन पर आपने नज़र दौड़ाई है, कलम के ज़रिए उनको आपने जाहिर किया है। लेकिन एक और ख़ास बात है, वो ख़ास बात यह है कि आपके जो पिता रहे हैं, जैसी मेरी जानकारी है कि वे खड़ी बोली और ब्रज भाषा को अपनाए हुए थे, लेकिन आपने बड़ी सारगर्भित और विशुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया है। ये ट्रांसफ़र कैसे हुआ? कैसे आप इस शुद्ध भाषा में आए और ये पॉसिबल कैसे हुआ कि आप हिंदी में इतना बेहतर लिख रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, जी। वहाँ जो प्राइमरी स्कूल से ही हमें हिंदी में, और जो हमारे शिक्षक लोग रहे वो बिल्कुल विशुद्ध हिंदी बोलते थे, लिखते थे। इवन ब्लैक बोर्ड वगैरह पे अच्छी हैंड राइटिंग के लिए भी जोर दिया जाता था। तो बीज वहीं से पड़ा। दूसरा मेरा ये सौभाग्य रहा कि मेरी धर्मपत्नी संस्कृत से MA है, BEd हैं। तो जो कुछ भी हम लिखते हैं उसकी प्रथम पाठिका और प्रथम संपादिका वो रहती हैं। तो जहाँ व्याकरणीय त्रुटियाँ होती हैं या कॉमा मात्रा की जो भी त्रुटियाँ होती हैं वो सुधार करती हैं। तो उनका सहयोग भी इसमें बहुत ज़्यादा मिला हुआ है। और चूँकि एक बार शुरुआत हो जाती है तो फिर अपने आप गलतियाँ पता चलने लगती हैं जी, शुद्ध हिंदी आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और, एक ये जो बात आपने कही ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब अर्धांगिनी, आपकी जीवन संगनी आपके साथ इस तरीके से कंधा मिलाकर काम करती हैं तो मंजिल बहुत खूबसूरत बना करती है, आसान भी बना करती है। आप उनका शुभ नाम बताएंगे? नीलम कुलश्रेष्ठ हैं। जी। और वो पद्य में लिखती हैं, उनको छंद वगैरह में वो भी लेखन में रुचि रखते हैं। उनके भी प्रकाशन है उनकी 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। जी। ये एक गीत संग्रह है, भोर स्वानी जाग उठी। जी। एक बाल कविता संग्रह है। जी। और एक माँ के ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी हैं, तो माँ के आंचल में, वो भी गीत संग्रह है। तो ये तो हम दर्शकों जब कहीं संकलन करते हैं, कहीं जानकारी हासिल करते हैं, वो संग्रहालय कहलाता है। लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पर पठन पाठन किया करते हैं। यहाँ तो सब कुछ घर में ही मौजूद है। अगर जीवन संगनी आपका साथ निभा रही हो इस तरीके से तो जाहिर सी बात है रिजल्ट बहुत अच्छे आने हैं और आए हैं। जो लिखा है आपने वो अद्भुत लिखा है, हम धीरे धीरे उनका जिक्र करेंगे। लेकिन एक और चीज़, आपने सामाजिक विसंगतियों को ही ज़्यादा टारगेट किया है। इसके पीछे कुछ विशेष मन था, कहीं से आपको प्रेरणा मिली कि नहीं मैं इनको कुरेदूंगा, यहाँ से कुछ लोगों तक सामने लाऊंगा? बैंकिंग सर्विस में चूँकि गांव में जाते थे, वसूली करते थे, तो वहाँ की जो गरीबी है, ये हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत सब कुछ हरा हरा है, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो सब कुछ हरा हरा नहीं है। वहाँ बहुत सारे शोषण के शिकार होते हैं, महाजनी व्यवस्था के शिकार होते हैं। उनको काफ़ी हद तक हम लोगों ने, चूँकि बैंक में हमारा नैतिक दायित्व भी था उनका उत्थान करें जी, तो जितनी भरसक कोशिश होती थी हम बैंक के नियमों के अनुसार उनको सुविधा देते थे और कोशिश ये करते थे कि ये महाजनी व्यवस्था से हमारी बैंकिंग व्यवस्था तक में आ जाएं, जिससे कि इनका जो शोषण हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। यही कारण रहा है कि हमारी सारी कहानियों में विसंगतियाँ आई हैं। जो ग्रामीण परिवेश है या शहरी परिवेश है, उनकी जो दिक्कतें जो तकलीफ़ें हैं वो हमारे लेखन में आई, और जिससे कि समाज को भी पता चले कि हर कुछ अच्छा नहीं है। हर चमकने वाली चीज़ जो हमें दिख रही है उसके पीछे बहुत सारा अंधेरा भी जी। तो उस अंधेरे को लाने के प्रयास किए हैं, और चूँकि लेखन से किया है और बैंक की नौकरी के रहते हुए
नियमों में दायरे में जितनी मदद कर सकते थे वो उनकी की है। ये एक बहुत अच्छी बात रहा करती है दर्शकों की, जीवन के अनुभव से जब आप कुछ सामने लाया करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी कला में हो, आप चित्रकारी करते हो, आप लिखते हो, गाते हो, सुनाते हो, वो सब कुछ महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब आपके मन से, भीतर से अनुभव के ज़रिए निकला करता है। और ये देखा है, एक बैंकर के तौर पर आपने जो व्यवस्थाएं थीं, जो दुविधाएं थीं या जो दिक्कतें थीं, वो सामने लेकर आए हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ आपने लिखा है। मैं हमेशा मानता हूँ कि लेखन या अपनी कृतियाँ जो रहा करती हैं, वो सब की सब बहुत अच्छी लगती हैं, दिल से जुड़ी होती हैं। जैसे एक माँ को अपने सभी बच्चे बराबरी से, आप उनसे पूछो सबसे प्यारा बच्चा कौन है, नहीं बता पाएंगे क्योंकि सभी प्यारे हैं। लेकिन फिर भी आपके जो विशिष्ट संकलन हैं, जो प्रकाशन है, उनमें कौन ख़ास है, कौन आपके दिल के सबसे करीब है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं सिलसिलेवार। वैसे तो सारी रचनाएं हमारी चूँकि लिखी हैं, तो जैसा आपने कहा कि माँ को सभी बच्चे प्यारे होते हैं, तो सारी रचनाएं प्यारी हैं। संकलन की शुरुआत आकाश अधूरा से हुई। ये सारे संकलन आपके हैं नीलम जी के अलावा, तो थोड़ा सा उनको बताएं, एक एक करके बताएं। ये कौन सी घर वापसी आपकी एक बड़ी चर्चित रही है। हाँ, इस पे एक रिसर्च भी हुई है। इसमें एक्चुअल में जो धर्म परिवर्तन की होती है, आदमी धर्म परिवर्तन तो कर लेता है, लेकिन उसके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं कि अब वो धर्म परिवर्तन के बाद समाज उप जातियों में भी बटा हुआ है, अब वो किस जाति में जाएगा। तो इसका जो नायक है, उस पहले हिंदू से मुसलमान हुआ, फिर उसको मुसलमान से हिंदू बनाया गया। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा धर्म परिवर्तन का चला था, उसको लेके अब उस नायक के मन में ये संशय हो गया है कि हम हिंदू तो बन गए, अब हम हिंदुओं की किस जाति में जाएंगे, हमारे बच्चों की शादियां कहाँ होंगी, तो हमें कौन अपनाएगा, क्योंकि हिंदुओं में भी तमाम कैटेगरी हैं, तमाम उपजातियां हैं। तो इस पे लिखा हुआ है। ये मैं अनदेखी नहीं कर सकता हूँ, ये इसमें व्यंग्यात्मक पद्यात्मक रचनाएं हैं। समाज में जो भी विसंगतियाँ हैं व्यंग्यात्मक है। ये यूं ही अचानक कहानी संग्रह, इसमें भी कहानियाँ सामाजिक परिवेश की हैं। सुख संवाद है, ये कोरोना काल की इसमें ज़्यादातर रचनाएं हैं, वो व्यंग्यात्मक रचनाओं के रूप में इसमें लिखी हुई हैं। भूख उपन्यास, ये एक फिर से वही समस्या आती है कि भूख जब आदमी को लगती है, चाहे वो मानसिक भूख हो, चाहे वो शारीरिक भूख हो, वो फिर भूख के आगे उसका विवेक खो जाता है। उस विवेक शून्य होकर वो फिर कोई भी गलत सलत काम कर सकता है। इसमें ये इसके नायक जो हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, उनको कुछ आतंकवादी बरगलाते हैं और वो एक उस चक्र में फंस जाते हैं, उसकी पढ़ाई छूट जाती है, जबकि उसका एक दोस्त पढ़ के कर्नल हो जाता है, और एक जब मुठभेड़ होती है तो वो सामने उसका वही दोस्त आता है, तो उसको बड़ी ग्लानि होती है कि मैं कहाँ फंस गया और ये हमारा दोस्त आज देशभक्त है। तो उस देश उसको ग्लानि महसूस होती है और वो एक ईश्वर से वो दुआ मांगता है कि अगले जन्म में मुझे देशभक्ति पैदा करना, ऐसी भूख मत देना जिससे कि मैं मेरे को या किसी को भी मत देना जिससे कि वो अपराध की दुनिया में बढ़े। इसका ये उदाहरण, ये अपने अपने ढंग, ये उपन्यास एक यहाँ पर भील और मीणा समाज के बीच में एक सामाजिक वो लड़ाई हुई थी, उसमें एक टीआई की मौत भी हुई थी, उसको बेस करके लिखा हुआ है। इसमें फिर चूँकि बेस वो था, लेकिन तमाम फिर जो सरकारी एक भ्रष्टाचार की गंगा बहती है वो सब कुछ इसमें आया हुआ है। एक जासूसी आपके उपन्यास थे, अंधेरे की उजाले की किरण, इसमें जो हमारा पूरा अनुभव है ग्रामीण क्षेत्र का वो पूरा निचोड़ है। इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई, महाजनी व्यवस्था आ गई, जो शिक्षा को गांव के लोग, दबंग लोग उसको बढ़ने नहीं देते हैं। शिक्षा, चूँकि शिक्षा से बच्चों में विवेक जागृत होगा, वो बेगार नहीं करेंगे, तो उसको लेकर भी लिखा हुआ है। और एक फिर जागृति आती है, एक जो महाजन है, यंग है, वो पहले साहूकारी करता था, लेकिन उसको अंदर से विवेक जागृत होता है, फिर वो सरपंच बनता है और गांव के विकास की है, इसीलिए अंधेरे में उजाले की किरण होती है। इसमें भी बहुत सारी विसंगतियां आई हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी अच्छी टैगलाइन बनती है, अंधेरे में उजाले की किरण। चलिए कुछ और बता रहे हैं। एक नेपथ्य में उपन्यास है, ये जो मंच पे जैसे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन मंच के पीछे आप लोग लगे हुए हैं, तो बहुत सारी तैयारियां होती हैं। उस मंच के पीछे क्या क्या होता है, तो इसमें नेपथ्य में आया है कि हम कितनी तैयारियां करते हैं, तब 3 घंटे का शो हो पाता है, लेकिन उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, बहुत सारे रिहर्सल्स होते हैं, क्योंकि फिल्म में तो रीटेक हो जाता है,
मंच पे जब हम कोई प्रस्तुति देते हैं वहाँ रीटेक का कोई भी कॉलम नहीं होता है, वहाँ जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो सामने दिख रहा है, तो उसको लेके लिखा हुआ है। एक ये जासूसी उपन्यास लिखा हुआ है, मिस्ट्री मर्डर। ये एक्चुअल में इसमें भी जासूसी तो है, एक इंस्पेक्टर की मृत्यु होती है, लेकिन उसके बाद तमाम घटनाक्रम होते हैं, सामाजिक होते हैं, मीडिया कैसे क्या करता है, मुद्दे को कैसे उछाल देता है। तो मीडिया से लेके फिर एक इसमें जो योग्यता की आजकल अनदेखी हो रही है। एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, वो तमाम जासूसी उपकरण बनाता है, और जो टेक फेस्ट लगते हैं उसमें उसके उपकरण कोई नहीं खरीदता, ना कोई मदद मिलती है। तो एक अपराधी, उसे पता नहीं है कि अपराधी है, उससे वो सारे खरीद लेता है उपकरण, और उनकी दम पर वो पूरी अपनी अपराध जगत का संचालन करता है। और बहुत आधुनिक तकनीकी के उपकरण बनाए थे उसने। एक प्राइवेट जासूस फिर इसमें मदद करता है पुलिस की, प्राइवेट जासूस का वो दोस्त होता है, और उन्हीं उपकरणों की मदद से, चूँकि जो लोहा लोहे को काटता है उसको पता था कि ये हमारे उपकरण ऐसे थे, उनकी मदद से पुलिस अपराधियों तक पहुंचती है। अपराधी बहुत पावरफुल हैं, अपराध एक संगठित अपराध था, उसका पूरा पर्दाफाश होता है, और इंस्पेक्टर की मृत्यु का रहस्य खुलता है। ये हमारे कुछ रचनाएं थी। कितनी विविधता है। ये एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व की कलम बता रही है, उनका लेखन। आपने आधुनिक दुनिया को भी दर्शा दिया जासूसी उपन्यास के ज़रिए, जो आधुनिक उपकरण अपनाए जासूस ने। दूसरी तरफ ग्रामीण परिवेश में कितनी विसंगतियां हैं, चूँकि आप बैंक कर रहे हैं, लोन लेने वाले जो ग्रामीण किसान रहा करते हैं उनके साथ क्या दुविधाएं, क्या दिक्कतें रहा करती हैं, वो भी आपने देखी हैं। तो आपने व्यंग भी साधा, आपने जासूसी उपन्यास के ज़रिए आधुनिकता को भी थामा है, आपने ग्रामीण परिवेश को भी थामा है। सही मायनों में जो भीतर था वो बाहर निकाला है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे लगता है आफ्टर रिटायरमेंट आपकी एक नई पारी शुरू होने वाली है। जो पिछले कुछ सालों में आपने 91 से अभी तक जो लिखा है, अब आने वाले 20 साल में और बहुत कुछ आना है। तो क्या दिमाग में चल रहा है, क्या किस क्षेत्र में और जाना है, क्या और लिखना है, कहाँ गुंजाइश रह गई है? चूँकि एक लेखक के साथ हमेशा ये लगता है, उसकी रचना में उसको हमेशा ये लगता है कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है के लिए वो फिर से एक प्रयास शुरू होते हैं। तो अभी मेरे 2 उपन्यास अधूरे पड़े हुए हैं। एक जो आजकल परंपराओं के पीछे लोगों की मानसिकता बदल गई है, उसको लेके एक शुरुआत की है कि परंपराएं हमारी बेड़ियां नहीं हैं। जो लोग कह रहे हैं ना कि परंपराएं बिल्कुल बेकार हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक है और साइंटिफिक रीजन थे। क्योंकि प्राचीन भारत में या प्राचीन समय में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनको कहीं ना कहीं धर्म से या किसी चीज़ से जोड़ के ये प्रेरित किया गया था कि ये करेंगे तो ये सामाजिक सुधार होगा, प्राकृतिक संरक्षण होगा, नदियों को माँ का रूप दिया है या पेड़ों पे देवताओं का आवास सुना है। तो एक उनके पीछे लॉजिक था कि इस तरह से हम पर्यावरण संरक्षण भी करेंगे। तो इस तरह की कई सारी बिंदु लेके हम शुरुआत हुई है। परंपराएं बेड़ियां नहीं है, वेड़ियां हैं, माला के गूंथने वाली हैं। तो एक तो वो पूरा करना है, एक अदृश्य साजिश, ये कोरोना कांड में जो वायरस था, ये इसके ऊपर भी लेखन शुरू किया है, वो थोड़ा आगे आएंगे। ये प्रश्न ज़रूर बनता है, दरअसल ये हमारे सारे दर्शकों के लिए भी है। कोरोना काल एक ऐसा काल था, एक ऐसा समय था जब ज्ञान चक्षु खुल गए, इंसानी जीवन के संवेदनाएं कहीं ज़्यादा बढ़ गई, जीवन के प्रति आसक्ति थोड़ी सी बढ़ गई। वो दौर कैसा था? लेखन में उसका आपने इस्तेमाल क्या सोच किस तरीके से किया? लेखन में उस टाइम मेरी पोस्टिंग टीकमगढ़ में थी जी, और अचानक से वो लग गया, लॉकडाउन हो गया। क्योंकि मैं इसको हमारे दर्शकों के लिए इसलिए और जानना चाह रहा हूँ क्योंकि वहाँ व्यक्ति टूटे हैं जी, लेकिन कला ने, लेखन ने, मन के अंदर जो व्यक्तित्व अलग से आम जीवन से अलग हटकर छुपा होता है वो आगे बढ़कर सामने आया, तो उनसे वो प्रेरित भी होंगे। तो कुलश्रेष्ठ जी के भीतर क्या चला और क्या सामने लेकर आए, कितनी दिक्कतें थी और क्या आपने सफलताएं पाई, ये जाहिर होगा आपके जवाब से। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो हम लोगों की छुट्टी भी नहीं हुई थी, ब्रांचेस खुली हुई थी। क्योंकि रीजनल ऑफिस में थे हम, तो ऑफिशियल वर्क रहता है, ब्रांच से लोग आते थे, उनकी भी दिक्कतें, उनको बाकायदा मोटिवेट करना भी रहता था कि कहीं डिप्रेशन में ना आ जाए। एक भय से मृत्यु ज़्यादा हुई है। वो कोरोना वायरस तो ठीक है, अपने आप में घातक था, एक बहुत बुरा दौर था,
और एक जब तक आत्मविश्वास रहता है आदमी के अंदर, जी, वो उस आत्मविश्वास के बल पर कुछ भी जंग जीती जा सकती है। तो यही हमारा लेखन इसी पे केंद्रित था। लेखन भी हमको मोटिवेट करता है। कोई भी कला हो जी, कोई भी अपनी कला हो, वो हमारे अंदर जो अवसाद है उसको दूर करने में सहायक होता है, चाहे वो लेखन हो, चाहे म्यूजिक हो या चित्रकारी हो। तो मेरा ये सभी से अनुरोध रहेगा, और हम मीटिंग में अपने स्टाफ से भी ये कहते थे कि अपने अंदर एक हॉबी ज़रूर पालें, जिससे कि हमारे जो अंदर दबाव रहता है काम का, एक तनाव भी रहता है, प्रेशर भी बहुत है काम का, मैनेजमेंट का भी रहता है, पब्लिक का भी रहता है, तो उस तनाव से मुक्ति मिलेगी और हम एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। क्योंकि तनाव रहेगा तो परिवार भी परेशान रहेगा, और हम ये तनाव को रिलीज कर देंगे तो परिवार भी सुखी रहेगा, और परिवार सुखी रहेगा तो हम भी सुखी रहेंगे। एक माहौल भी अच्छा रहेगा, एक जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो दूर होगी और सकारात्मकता बढ़ेगी। सीधे अर्थों में कोरोना काल की जो नकारात्मक ऊर्जा थी या नकारात्मकता जो थी, उसको आपने सकारात्मक स्वरूप में बदला और लोगों तक अपनी बात भी लेकर आए, लोगों को आपने मोटिवेट भी किया कि नकारात्मकता न लाएं, एक दौर है, निकल जाएगा। जी, ये तो समय है, यही जीवन है, और इसी जीवन को हम सबको साधना होता है। कोई कलाकार के तौर पर साधता है, कोई लेखक के तौर पर साधता है, लेकिन सबका काम वही होता है। जीवन ऐसे ही तो कहते हैं, अपने परिजनों के लिए, अपने आसपास के वातावरण को खूबसूरत स्वरूप देना, उसके लिए प्रयास करना, यही महत्वपूर्ण रहा करता है। चलिए थोड़ी सी और बात आगे बढ़ाते हैं। दरअसल कला को, आपके अंदर के विशिष्ट व्यक्तित्व को जब स्वीकार्यता मिलती है, जैसे कहते हैं ना एप्रिसिएशन मिलता है, वो हमें बड़ी संतुष्टि दिया करता है। मैं आपके सम्मानों की तरफ आ रहा हूँ। जो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने जो आपको सम्मान दिया, बाकी जो प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के सम्मान आपको मिले हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कहाँ कहाँ आपके लेखन को दरअसल एप्रिसिएशन मिला है। लेखन चूँकि जो पुरस्कार मिलता है वो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर देता है, हमें नव सृजन के लिए भी प्रेरित करता है। तो पुरस्कार सम्मान ये एक ज़रूरी भी है, और इससे लेखक को भी कम से कम ये सहज रहना चाहिए कि उसमें घमंड ना आ जाए, तो फिर वो लेखन से विमुख हो जाता है। तो वो अनंत की तलाश में जो आपकी थी सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार साहित्य अकादमी की तरफ से मिला था प्रदेश की, वो किस तरीके का पुरस्कार था? मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा प्रादेशिक पुरस्कार कहानी के लिए दिया गया था। कहानी की पुस्तक अनंत की तलाश में ये उस पर मिला था। छोटे मोटे प्रादेशिक स्थानीय स्तर के पुरस्कार मिलते रहे, साहित्यिक जो हमारे मित्र वगैरह हैं उनसे प्रोत्साहन मिलता रहा। और उसके बाद साहित्य अकादमी का मिला, उस लेखक संघ का, मध्य प्रदेश लेखक संघ का मिला। अभी हाल में ही व्यंग का पुरस्कार मिला डीग राजस्थान में, ये जिसके मोमेंटो है, और पुरस्कार एक प्रतियोगिता थी तो व्यंग के लिए भेजी और उसमें वो पुरस्कृत हुई। और चूँकि एक तुरंत प्रविष्टि भेजते हैं या नाम आता है तो एक अंदर से बहुत अच्छा भी लगता है, और आगे और अच्छा समाज के लिए कुछ करने का हौसला भी बढ़ता है, कुछ ऊर्जा भी मिलती है। तो इस तरह से सम्मान पुरस्कार मिलते चले गए, और ये सिलसिला बहुत आगे बढ़ना है, ऐसा हमें विश्वास है। ऐसे आपको हम शुभकामनाएं भी देंगे, लेकिन अभी कुछ और पूछने का समय बाकी है, कम है, लेकिन आपसे कुछ और हम आपके जीवन के बारे में निकलवाना चाहते हैं। पहले तो परिवार के बारे में थोड़ा सा बता दें। नीलम जी आपकी धर्मपत्नी है, परिवार में और कौन है, किस तरीके से उन्हें दिशा दे रहे हैं आप? परिवार में वैसे हमारे पिताजी की मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, आज से लगभग 33 साल पहले। तो हमारे दोनों बड़े भाइयों ने पिता की भूमिका देके हमें पूरे अच्छे ढंग से पालन पोषण किया, तो उनका भी बहुत महत्व है। हमारी भाभियाँ, और अभी भी आज भी हमारा संयुक्त परिवार है, क्योंकि आजकल एकल परिवार का दौर चल रहा है, लेकिन इस टाइम हमारे दोनों भाई भाभियाँ सब एक साथ रहते हैं। और वहाँ से चूँकि बचपन में ही एक सामूहिकता का पड़ा, उसके बाद शादी हुई तो नीलम कुलश्रेष्ठ जो हमारी धर्मपत्नी है वो खुद साहित्यिक रुचि की हैं, और अब बच्चे उस विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, बच्चों में बेटी तो लिखती है, बेटा संगीत में, एक बेटी एक बेटा है, एक बेटी है PhD कर रही है, और बेटा जॉब में आ चुका है। बेटा संगीत में है, वो गायन में गाता है, बेटी गाती भी है। तो उन्होंने नृत्य भी सीखा है, भरतनाट्यम और कथक। आम जिंदगी से अलग हटकर कुछ करना है, ये तो एटलीस्ट आपके बच्चों को आपसे मिलेगा ही।
तो इसमें हमारी धर्मपत्नी का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गायन में धर्मपत्नी भी है, तो दोनों बच्चों में गायन भी आ गया है। जी। मेरे साथ ये ड्रॉबैक रहा है कि मैं गा नहीं सकता हूँ, बाकी सुर नहीं है, शब्द तो अद्भुत हैं और शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहा करते हैं। शब्दों को सुर मिल जाए तो अति सुंदर है। हाँ। लेकिन शब्द बेस बना करते हैं जीवन का या अपने आप को प्रकट करने का। चलिए, वक्त विदा लेने का हो गया है। अंत में एक संदेश हमारे सभी नवोदित जो लेखक हैं उनके लिए जान लेते हैं। लेखन बड़ा आसान लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत जटिल है। पहले विषय चाहिए, फिर उसके लिए आधार चाहिए, फिर शब्द चाहिए, फिर उनका गठन चाहिए। अच्छे लेखन के लिए नवोदित लेखकों को क्या करना चाहिए? कुलश्रेष्ठ जी अपने मन में क्या रखते हैं? नवोदित लेखकों से मेरा यही कहना रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, एक दृष्टि अपने अंदर पैदा करें। जो हम सामने घटनाक्रम देख रहे हैं उसको एक मंथन करें कि इसके पीछे क्या कारण है, और एक सकारात्मक लेखन होना चाहिए जिससे कि समाज को ये रहे कि हम ठीक है, सुधारात्मक दायित्व नहीं है, लेकिन सकारात्मक संदेश जाना चाहिए कि हम कोई भी यदि विसंगति है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। एक दिशा निर्देशक भी रह सकता है लेखक। तो नए लेखकों से यही अनुरोध रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, खूब पढ़ें, खूब मंथन करें, उसके बाद लेखन करें, क्योंकि 100 बका 1 लिखा। हाँ। यदि हमने कोई चीज़ गलत लिख दी तो बहुत दूर तक जाएगी वो बात। गलत वो नहीं होना चाहिए। हाँ। एक अच्छी चीज़, एक सही चीज़ हमारी नई पीढ़ी को मिले, यही मेरा संदेश रहेगा। चलिए, बहुत सारा आभार और बहुत सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, आमतौर पर पिता का जाना सामाजिक जवाबदारियों को आपके हवाले किया करता है, लेकिन यहाँ अद्भुत है। पिता का जाना उनकी विरासत को थामना, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना, लेखन जैसे विशिष्ट कार्य से आपको जोड़ने का जरिया बन गया। ये मधुर कुलश्रेष्ठ जी की कहानी है, ये इनका जीवन है जो अद्भुत है। बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा। उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है। हम जानते हैं कि ये कहानी, ये कार्यक्रम आपको पसंद भी आएगा, आपको प्रेरित भी करेगा कि विसंगतियों से हम किस तरीके से एक नए सृजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। साहित्य सृजन के आज के अंक में हमने यही जाना, यही समझा, और आप सबको भी हम उम्मीद करते हैं हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। गुना से मधुर कुलश्रेष्ठ जी से अब हम विदा ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारे कार्यक्रम को पसंद करेंगे, अपनी बात भी हम तक पहुंचाएंगे। अब दीजिए आज्ञा हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को। नमस्कार।